नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान। कक्षा 9 के विज्ञान में रसायन विज्ञान और उसका जो पहला लेसन है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अवस्था परिवर्तन को लेकर, उसके बाद बात किए थे ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, ये सब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। आज का जो नया टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसकी एक परिभाषा अलग होती है। जैसे गर्मी के समय में कुछ जल होता है, जैसे नदी का, झील, झरना, तालाब, इन सब का जो जल होता है धीरे धीरे गर्म होकर वायुमंडल में धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठ के वायुमंडल में विलीन हो जाता है जल। इसी पूरी क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को वाष्पन के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे है, लिखा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को इवापोरेशन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको इवापोरेशन कहते हैं और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक, तो जान लेते हैं कि वाष्पीकरण की जो परिभाषा है वो क्या है। देखिए, जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे जब किसी पदार्थ को खुले में रख देते हैं, उस पर धूप पड़ता है, उष्मा उत्सर्जित करके जो जल होता है वो धीरे धीरे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है। इसी पूरी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा जब धुलते हैं तो कपड़े को ले जाके धूप में फैला देते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कपड़ा सूख जाता है। सूखता है नहीं? ऐसा सब लोग किए हैं? सब लोग किए होंगे। ठीक है। उसके बाद अचार सब लोग बनाते हुए किसी न किसी को देखे होंगे। अचार बनाने से पहले आम जब काटते हैं तो आम को क्या करते हैं? धूप में रखते हैं ना, धूप में रखते हैं सूखने के लिए, ताकि उसमें का जो जल है वो वाष्पीकरण क्रिया के दौरान उड़ जाए। अभी होली बीता है, होली में सब लोगों ने पापड़ खाया होगा, चिप्स खाया होगा। तो ये सब पापड़ और चिप्स बना के हम लोग धूप में रखते हैं। कि क्यों रखते हैं धूप में? ताकि वो सूख जाए। सूखता कैसे है? उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और उस पे का जो जल है वो गर्म होकर सीधे वायुमंडल में चला जाता है और उस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अब समझ में आ गया वाष्पीकरण? समझ में आ रहा है नहीं? ठीक, अब हम देख लेते हैं वाष्पन की गति निम्नलिखित अवस्था में अधिक होती है। ठीक, कि वाष्पीकरण की क्रिया किन किन दशाओं में अधिक होती है। जैसे वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे कोई यहाँ वस्तु रखा गया है और यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहां से पड़ रही है, इस पे यहां से आ रही, ये वस्तु गर्म होगी और यहाँ का जो जल होगा वो जल सीधे कहां जाएगा? हमारे वायुमंडल में जाएगा। ठीक, ये जल वाष्प है, हमारे वायुमंडल में जाएगा। यह क्रिया किसके कारण तेज होगी उसके विषय में देखना है। यहां पे देखिए, वाष्पन की गति निम्नलिखित अवस्थाओं में अधिक होती है। पहला है द्रव का ताप बढ़ाने पर। जैसे जब हम पानी को जब गर्म करते हैं तो अगर हम तापमान कम रखेंगे ना, जैसे जो गैस जलाते हैं, गैस का नोजल अगर धीमा चालू करेंगे तो कम गर्म होगा ना, और जब जल धीरे धीरे गर्म होगा तो वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होगी, अर्थात जल को गर्म होने में टाइम लगेगा। लेकिन वही गैस, उसी गैस का अगर हम तापमान अगर बढ़ा दें, क्या करें बच्चों? अगर हम गैस को तेज कर देते हैं तो क्या होता है कि जल तेजी से गर्म होके वाष्पीकृत होने लगता है ना। तो
तो इससे हमको यही पता चला ना, द्रव का ताप बढ़ाने पर जो वाष्पन की जो क्रिया होती है वो कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक, तो पहला कारण यह है। दूसरा है क्या है, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर, ठीक, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर वाष्पन में क्या होती है, गति होती है, वाष्पन की गति बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने एक ग्लास में पानी लिया ना, और एक थाली में पानी लिया, उतना ही पानी एक ग्लास में और उतना ही पानी एक थाली में लिया, और दोनों बर्तन को ले जाके धूप में रख दिए। हम लोग क्या किए, धूप में ले जाकर रख दिए। अब हम कुछ समय बाद देखेंगे दोनों में अंतर दिखेगा। तो किसमें का जल, ग्लास में का जल कि थाली में का जल कम हो जाएगा जल्दी से, थाली में का। क्यों जल्दी कम होगा भाई, हाँ, क्योंकि उसके सतही क्षेत्रफल हम बढ़ा दिए। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से जो सूर्य की ज्यादा से ज्यादा किरणें उसके जल के सतह पर पड़ेगी और ज्यादा जल क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, और ग्लास में क्या होता है, ग्लास का सतही क्षेत्रफल अधिक न होने के कारण वाष्पीकरण की दर क्या होती है, धीमी होती है। जैसे हम लोग कपड़ा धुलते हैं ना, कपड़ा धुलते हैं तो कपड़े को ले जाके पूरा फैला देते हैं, फैलाते हैं ना, तो कपड़ा जल्दी सूखता है। अगर कपड़े को ऐसे ही लुढ़ेर कर वैसे ही टांग दें अगर ना, तो क्या वो सूख जाएगा, नहीं। इससे यही पता चलता है कि द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर वाष्पन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक, अब तीसरा क्या है, वायु का प्रवाह तेज करने पर। क्या, वायु का प्रवाह, गर्मी के समय में जैसे हम कपड़ा अगर सूखने के लिए डाल देते हैं, हाँ, और हवा न चलती हो, जैसे लूप न चलता हो, ठीक, तो क्या कपड़ा सूख जाएगा जल्दी से, नहीं ना। लेकिन अगर गर्मी के समय में हवा भी तेजी से चल रही है तो देखते हैं कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है ना। अर्थात वाष्पन की क्रिया वायु के प्रवाह पर भी क्या होती है, निर्भर होती है। वायु तेज गति से चलेगा तो कोई भी पदार्थ से वाष्पन की क्रिया तेजी से होगा। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, वाष्पन की गति। वाष्पन की जो गति होती है वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि द्रव किस प्रकार का है, किस प्रकृति का है, उसके आधार पर वाष्पन की क्रिया निर्भर होती है। जैसे कुछ द्रव ऐसे होते हैं जैसे पेट्रोलियम और ईथर ना, पेट्रोल और ईथर को अगर हम खुले में रख देते हैं, यह जल्दी से क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। किसकी तुलना में, जल की तुलना में, तेल की तुलना में ना, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, इन सब की तुलना में पेट्रोल और ईथर क्या होता है, जल्दी से, बहुत जल्दी से क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वाष्पन की जो गति होती है वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर होती है। किसके ऊपर, द्रव की प्रकृति के भी निर्भर होती है। क्यों, कि वो किस प्रकार का पदार्थ है। अगर वो तेजी से वाष्पित होने वाला पदार्थ है तो तेजी से वाष्पन की क्रिया होगी, अगर धीमे धीमे वाष्पीकृत होने वाला पदार्थ है तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, धीमी होगी। ठीक, अब बात करते हैं तेजी से वाष्पित होते हैं ना, वाष्पन के इस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाँ, वाष्पन के इस गुण को वाष्पशीलता, किस गुण को, तेजी से वाष्पित होने के गुण को क्या कहते हैं, वाष्पशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समझ में आ गया, आगे चले। ठीक, अब हम देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि वाष्पीकरण की दर को या वाष्पीकरण क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात उसके दर को कौन से कारक बढ़ा देते हैं और कौन से कारक उसकी दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसके विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर। पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर मतलब यही है कि उसका सतही क्षेत्रफल अधिक हो जाए। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया, ठीक है, सेम वही चीज है कि किसी भी वस्तु का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ा देंगे, ठीक, जैसे कोई भी पदार्थ, कोई भी कागज है, जैसे ऐसे है, ये कागज है, उसको वो गीला है, इसी कागज को अगर हम फैला देंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिए ना, तो वो कागज क्या होगा, जल्दी से सूख जाएगा। किसकी तुलना में, इसके ना, इसकी तुलना में ये पूरा का पूरा फैला हुआ कागज क्या करेगा, जल्दी से सूख जाएगा। ठीक, तो वाष्पीकरण को प्रभावित कर रहा है ना कौन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक,
पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम घटाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, धीमी होगी। इतनी बात समझ आ गई। आगे तापमान में वृद्धि, यहां बता दिए थे वही चीज कि द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पन की क्रिया तेज होगी, वही चीज यहां भी है। तापमान में वृद्धि करके भी हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण की दर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या तापमान भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। बात समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद है आर्द्रता में कमी। क्या है, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या है, सामान्य ताप पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है, आर्द्रता। क्या, सामान्य ताप पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती। अगर हमारे वायुमंडल में पहले से ही जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक है, क्या हमारे वायुमंडल में पहले से ही जलवाष्प की मात्रा क्या है, अधिक है, तो वाष्पन की क्रिया तेजी से नहीं होगी। क्या, वाष्पन की क्रिया तेजी से नहीं होगी। अगर हमारे वायुमंडल में आर्द्रता की कमी है अर्थात जलवाष्प की कमी है तो वाष्पन की क्रिया बहुत तेजी से होगी। जैसे यही रूम है जिस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर इस रूम में ज्यादा लोग ना भरे हों ना, तो बाहर से जो लोग आएंगे वो तेजी से आके अपने अपने सीट पे सब लोग बैठ सकते हैं तेजी से। लेकिन अगर यही क्लास पूरा भरा हो और इसमें जगह ना हो तो बाहर से जो लोग आएंगे उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और उसकी गति क्या होगी, धीमे धीमे, वो धीरे धीरे जाएंगे। भीड़ में हम लोग धीरे धीरे जाते हैं ना, और जहां खाली स्थान रहता है वहां दौड़ के जाते हैं। तो वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर होती है, आर्द्रता की कमी पर। ठीक, आर्द्रता में कमी होगी अर्थात हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। वायुमंडल में आर्द्रता में अगर वृद्धि होगी तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वायु की गति में वृद्धि। क्या, वायु की गति में वृद्धि। अगर जितनी तेज वायु चलेगा, गर्म हवाएं जितनी तेज चलेंगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही तेज होगी। अगर हवा बहुत धीमे धीमे चल रही है तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, बहुत धीमा होगा। जैसे किसी यातायात के साधन पर हम बैठे हैं और वो यातायात का साधन धीमे गति से चल रहा है, तो क्या हमको वो जल्दी से पहुंचा सकता है, हमारे पहुंचने की गति तेजी से हो सकती है, नहीं होगी। उसी प्रकार ये भी है कि वायु की गति अगर धीमी है तो वाष्पन की जो दर होगी वो धीमी होगी, और अगर वायु की गति अगर तेज है तो वाष्पन की दर क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से तुरंत। ठीक, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। इतना हम लोगों ने पढ़ा, वाष्पन पढ़ा और वाष्पन की गति को कौन कौन सी अवस्था, वाष्पन की गति निम्नलिखित अवस्थाओं में अधिक हो सकती है। उसके बाद वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। ठीक है, ठीक। देखिए, अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।